नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी टीचर्स, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, आवर फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज का यह मैराथन क्लास आपके टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो संपूर्ण बाल विकास का आपका निचोड़ होने वाला है। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के एग्जाम के पहले जो है ये टॉप 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये गोल्डन वीडियो होने वाला है आपके सिलेक्शन की वजह से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की वजह से। बाकी आपके प्रैक्टिस पेपर चल ही रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पहले ये टॉप 100 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये टॉप 100 क्वेश्चन है, सारे मॉडरेट क्वेश्चन लाए गए हैं। और मॉडरेट क्वेश्चन आपको पता है ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं या एग्ज़ाम हुए हैं, मॉडरेट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस टॉप 100 को अटेंड करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर करेंगे, आपके विकल्प पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर नहीं है, ये टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को किसके लिए करना चाहिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन अध्यापक होता है वो, ताकि इसकी सहायता में अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? सभी कमेंट करेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक आपके ई वाटसन महोदय जी हैं। तीसरा प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आपके सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान समय में जो आपका मनोविज्ञान है वह साथियों आपके व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय का कार्य क्षेत्र नहीं है, सभी बताइएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय का कार्य क्षेत्र क्या नहीं है? आप जानते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन की बात करेंगे। छठा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ध्यानपूर्वक आपके स्क्रीन पर छठा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन जो है शिक्षा संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? ध्यानपूर्वक समझिएगा। साइकी का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, साइकी का अर्थ होता है आपके मानवीय आत्मा या मन से होता है। साइकी मतलब मानवीय आत्मा या मन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किस ने कहा है, या किसने, या किसका कथन है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान आपके वाटसन महोदय जी ने कहा है। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, वुडवर्थ से संबंधित है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा था? आपके वुडवर्थ महोदय जी ने कहा था। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न देख सकते हैं कि मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो C.W. वैलेंटाइन का कथन है, ध्यान दीजिएगा। अब वैलेंटाइन की बात करते हैं तो फरवरी का मंथ सभी को पता होगा, और एक डेट 14 फरवरी है, लेकिन हमारा जो डेट है वह सभी को पता है, सिलेक्शन वाला डेट। वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा कोई एक ही डेट है, लक्ष्य हमारा क्या है दोस्तों? सिलेक्शन पाना, अध्यापक अध्यापिका बनना। तो हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? तो मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। ये तीनों ऑप्शन आ जाएं तो आपको कर देना कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और आपके चेतना का विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो मानव मन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह आपके व्यक्ति की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं हैं और अभियोग्यताएं एवं वातावरण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, किसने कहा? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन किसने कहा है? तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है। अगला प्रश्न है, सारे मॉडरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की वजह से।
शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सभी कमेंट करेंगे, प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का जो उद्देश्य है वह विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करने की बात करें। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना की बात करेंगे। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है? शारीरिक सुडौलता की प्रत्यक्ष जो है आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। शिक्षा प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले, ज्ञान, अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। तो शिक्षा प्रक्रिया के अंग कौन कौन होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य हो गए, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले, ज्ञान, अनुभव हो गया और शिक्षण का मूल्यांकन, ये होते शिक्षा प्रक्रिया के अंग। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की, बालक बालिकाओं की योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की योग्यताएं, क्षमताएं, उनको अध्ययन में रखते हुए उनकी किसी बात को सीखे जाने में या सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध क्या है? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से होता है। तो शिक्षा का संबंध किससे किससे होता है? शिक्षा के उद्देश्य से होता है, कक्षा के पर्यावरण और उसके कक्षा के वातावरण से होता है। अगला जो प्रश्न है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो आंकड़ों के व्यवस्थापन करने हेतु जो संकलित आंकड़े हैं उनसे संबंधित जो कार्य है, वर्गीकरण करना पड़ता है, सारणीयन करना पड़ता है और आलेखी निरूपण करना पड़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, ये वह प्रश्न है, हो सकता है हमने प्रैक्टिस पेपर पे ना किया हो सकता है क्लास पर ना किया हो, क्योंकि ये सारे आपके नए प्रश्न तैयार किए गए हैं, मॉडरेट प्रश्न है, इसलिए सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। क्या? ध्यान दीजिएगा, कथनाशक्ता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य कौन कौन है? बालक की अभिव्यक्ति व विकास हो गया, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार की बात करेंगे। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध करना चाहिए। ये किसका कथन है? कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। यह जो कथन हो जाएगा, किसका हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। ये आपके फ्रोबेल का कथन हो जाएगा जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं है। तो साथियों, शिक्षा के उद्देश्य संभावित अथवा नहीं है, क्या बताता है? मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और यह बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। अगला जो प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना लैटिन भाषा से हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से हुई है और किस भाषा से हुई है? तो भाषा आ जाएगा तो लैटिन भाषा आपको कर लेना है। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना शब्द का जो अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। क्या होता है साथियों? पर्सोना शब्द का अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा।
टीएटी प्रक्षेपण क्या है? तो ये एक आपके टेमेलिक अप्रिसिएशन टेस्ट की बात करेंगे। यह एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधि की बात करेंगे। टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। वह किसका कथन है? आलपोर्ट का कहना है। आलपोर्ट का कहना यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। मनोविज्ञान गुणों का वह ज्ञान है या वह ज्ञान जो गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है, यह आलपोर्ट का कथन है। अगला आपका दिया गया है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि आरबी कटेल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया है? आरबी कटेल जी है व्यक्तित्व का मापन आपके शील गुणों के आधार पर किया है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षा में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है? तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या 10 है। अगला है किसके अनुसार जो है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है, क्या है? वैलेंटाइन का समय चल रहा है, फरवरी मंथ चल रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? वैलेंटाइन की बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण आपके स्प्रिंगर महोदय जी ने किया है। बहुत ही बेहतरीन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का संपूर्ण निचोड़ यह टॉप 100 क्वेश्चन है। सारे मॉडरेट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको अटेंड करना है। और ये पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, ये संपूर्ण कंसेप्ट से लिया गया है, संपूर्ण पेडागॉजी से लिया गया है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की संरचना विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान है? तो पर्यावरण का हो जाएगा। व्यक्तित्व की संरचना विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान है? तो यह पर्यावरण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकांतप्रिय कल्पनाशीलता चिंतनशील व्यक्ति किस प्रकार की अभिव्यक्ति वाले होते हैं? तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि एकांतप्रिय वाले कल्पनाशीलता चिंतनशील व्यक्ति जो होते हैं वह व्यक्ति अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। जो अपने आप एकांत बैठते हैं, एकांत बिल्कुल मनन में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, वे व्यक्ति अंतर्मुखी के होते हैं। किस विचारक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है? तो आपके थार्डाइक विचारक की दृष्टि से जो है व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। किसकी बात करेंगे? थार्डाइक महोदय की। थार्डाइक के विचार से जो है थार्डाइक ने अपने विचारों में व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो थार्डाइक के अनुसार बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त बुद्धि होती है। और व्यक्ति की रुचियों के अनुसार बुद्धि के प्रकार अमूर्त बुद्धि की अगर बात करें, इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग अक्सर चित्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील या दार्शनिक होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि अक्सर चित्रकार, साहित्य, डॉक्टर, वकील या दार्शनिक किस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं? अमूर्त हो गया, सामाजिक हो गया और मूर्त हो गया। तो आपका होगा अमूर्त, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि अमूर्त बुद्धि में जो है किस प्रकार की बुद्धि वाले लोग होते हैं? चित्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील या दार्शनिक होते हैं। और आपके सामाजिक बुद्धि में सामाजिक बुद्धि वाले लोग अक्सर व्यवसायिक, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अगला आपका प्रश्न है मूर्त बुद्धि की बात करेंगे। तीसरे प्रकार की बुद्धि जिसे मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो मूर्ति को गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार के बुद्धि वाले लोग जो है इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिकल होते हैं। क्योंकि मूर्त मतलब सभी लोग जानते हैं छोटे की बात करें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को तलाशना, खोज करना। या किसकी बात करेंगे? तो कारीगर, मैकेनिक की बात करेंगे, इंजीनियर की बात करेंगे। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों की अगर बात करें, प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाए जाने वाला जो व्यक्तित्व होता है वह उभयमुखी कहलाता है। जो व्यक्ति जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों प्रवृत्तियों के होते हैं उनको उभयमुखी व्यक्तित्व या व्यक्ति कहा जाता है।
व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं? एक आपका जैविक कारक होता है और एक होता है वातावरण जन्य कारक। तो व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले दो कारक जैविक कारक और वातावरण जन्य कारक हो जाएगा। व्यक्ति के किन गुणों का समग्र रूप कहा है? तो व्यक्ति को जो है व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का समग्र रूप कहा है। किसकी बात करेंगे? आंतरिक और बाह्य गुणों की। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मगुण का दूसरा नाम क्या है? तो दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मगुण का दूसरा नाम व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्तित्व किस प्रकार का गुणनफल है? तो व्यक्तित्व जो आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, जो पिछले एग्जाम पे आपके पे पूछा भी गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो पिछड़ापन मापने की इकाई आपके शैक्षिक लब्धि होती है, शैक्षणिक लब्धि होती है। किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 85 या होती है? तो पिछड़े बालक की बात करेंगे। तो किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है? पिछड़े बालक की बात करेंगे। आइए उनके आईक्यू के वर्ग वर्णात्मक वर्ग नाम जान लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर है। जिनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू 130 प्लस होती है वह आपके क्या होते हैं? अतिश्रेष्ठ होते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि आपके 120 से 130 होती है वे क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। अगला दिया गया है, जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 तक होती है वह उच्च औसत वाले होते हैं। अगला है, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है वह औसत वाली कहलाते हैं। उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? औसत में होता है। अगला दिया गया है, 80 से 89 वाले जो है निम्न औसत वाले बुद्धि लब्धि कहलाते हैं। 70 से 79 सीमावर्ती मानसिक मंद बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 55 से 69 तक होती है वह निम्न मानसिक मंद की बात करेंगे। जिनकी बुद्धि लब्धि 40 से 54 होती है समान मानसिक मंद की बात करेंगे। जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 30 के बीच होती है जिन बच्चे बालक बालिकाओं की वह तीव्र मानसिक मंद की बात करेंगे। और जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 24 होती है अति गंभीर मानसिक की बात करेंगे। तो ये सारे आपके मॉडरेट क्वेश्चन है। ये जो नाम है आपको दिख रहे हैं इसलिए सिलेक्शन सरोपर ही। अगर मॉडरेट क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए सिलेक्शन सरोपर ही हो सके संभावित, इसलिए ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन लाया गया है। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए ये क्लास या गोल्डन वीडियो आपके लिए कैसी लगी। आइए बात करते हैं, प्रश्नों की बात करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग आपके गाल्टन मनोवैज्ञानिक ने किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बताइए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण आपका वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, जाति प्रजाति संस्कृति राष्ट्र होता है, परिपक्वता होता है, आयु होता है, लिंग होता है। ये 6 प्रकार हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। अगला है, NIVH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड। NIVH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड की बात करेंगे। NIVH ये कहाँ पर स्थित है? आपके देहरादून पर स्थित है, सभी लोग जानते हैं, क्लास पर बात भी कर चुके हैं। NIOH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड। NIOH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की बात करेंगे, हैंडीकैप्स। और ये कहाँ पर स्थित है? तो NIOH का मुख्यालय जो है आपके कोलकाता पर स्थित है। अगला प्रश्न है, NIMH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, मानसिक रूप की बात करेंगे। तो NIMH का संस्थान या ये कहाँ पर स्थित है? आपके सिकंदराबाद पर स्थित है। NIHH इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीक्राफ्ट, NIHH। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? NIHH का मुख्यालय कहाँ पर है आपके? ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई पर स्थित है। ठीक है। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं। ये कथन किसने दिया? क्रो एवं क्रो ने दिया था। प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह विशिष्ट बालक की श्रेणी पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक, ये तीनों बालक कहला जाएंगे। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि बालक वाले भी बालक होते हैं, पिछड़े भी होते हैं और समस्यात्मक बालक होते हैं, जिनमें पढ़ने में कठिनाई होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध क्या है? सीखने की बात करेंगे। ठीक है। तो हमेशा हम सीखते रहते हैं,
सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम फतेह करने की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है, आपकी बारी 120+ क्रॉस करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि कैसे भी प्रश्न आए, जितने भी मॉडरेट प्रश्न आएंगे, लेकिन सिलेक्शन आप सभी का होगा। इस परिवार के सभी शिक्षक बंधुओं का सिलेक्शन सर्वोपरि सर्वमान्य है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह जो कथन है, स्टेटमेंट है, किसका हो जाएगा? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह आपके स्किनर महोदय जी का कथन हो जाएगा। आधारभूत की बात करेंगे, स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा पर प्रयोग किया था, सभी लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? यह कथन वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। अगला दिया गया है आपके, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना, सामने वाले या सामने वालों या सामने लाना या नेतृत्व देना। क्या हो जाएगा? शिक्षा शाब्दिक अर्थ पालन पोषण करना, सामने वालों या सामने लाना या नेतृत्व देना। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द के जो समांतर आपके अंग्रेजी भाषा में आपने शब्द देखा होगा, वह आपका जो साइकोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति जो है आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो वर्ष 1900 से जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है? तो सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। किसका होगा? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण में योगदान किसका होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्माण करना है, तो सबसे बढ़िया जो योगदान होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। बुद्धि परीक्षण विषय है, यह शिक्षा मनोविज्ञान का विषय कहलाता है। और मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो मनोविज्ञान का अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। क्या है? शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। यह मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, किसका है? शैक्षणिक सिद्धांतों का विज्ञान कहला जाएगा। शिक्षा जो मनोविज्ञान है आपके एक शैक्षणिक सिद्धांतों का विज्ञान कहला जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ शिक्षक शिक्षार्थी का मधुर संबंध की बात करेंगे। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए, तो हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक की। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है? फ्रोबेल का है। फ्रोबेल ने कहा है अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी बालक को युवा वृद्ध कहना चाहिए। देखिए, किसी भी बालक को अगर 20 से 30 साल का है, 35 साल, उसको वृद्ध कहेंगे तो बुरा लगता है। ठीक है, हमारे कहावत भी बहुत सारी बनी हुई है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। देखिए, बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर में हम गलती से वहाँ पे 1 जुलाई आपको 2010 बताए थे। ठीक है, तो आई होप पर्यावरण में भी हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 2010 वाला ही सही है, क्योंकि अक्सर देखते हैं जो हमारे सरल प्रश्न होते हैं उन्हीं पर कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, जो आप लोग उस प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोग जानते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम जो कार्य दिवस होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस लगभग 200 के आसपास होना चाहिए। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा क्या है? तो गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की जो सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील है। अमेरिका में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइकोलॉजी
के लेखक कौन है? आपके विलियम जेम्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। और शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो है आपका जो वर्तमान स्वरूप है वह व्यापक की बात करेंगे। और सिलेक्शन दोस्तों सभी को पता है इम्पोर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उद्देश्य है। तो गैरिसन के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, सर्वांगीण विकास में समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए आवश्यक है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? तो कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य टोटल 9 उद्देश्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? शारे एवं टेलफोर्ड का कथन हो जाएगा। गिट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है? तो अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। प्रश्न आ गया कि किसके अनुसार मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर एवं परिवर्तनशील है? तो गिट्स के अनुसार। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप जो है व्यापक रूप में है। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार कैसा है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? बालकों के मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक सभी लोग जानते हैं विलियम जेम्स की बात करेंगे। समय सारणी में गणित विज्ञान का कठिन विषय के कलांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो आप देखते होंगे समय सारणी में जो है गणित विज्ञान के जो है कठिन विषय के कलांश इसलिए रखे जाते हैं, ये मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सभी को पता है व्यापक रूप में है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये गोल्डन वीडियो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो कि मॉडरेट सारे प्रश्न यहाँ पे लिए गए थे। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा और सिलेक्शन के लिए बेहतरीन तैयारी कीजिए। अपना सब कुछ सर्वस्व सब कुछ त्याग दीजिए, केवल स्टडी पे फोकस कीजिए, सिलेक्शन पाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। इसलिए कहते हैं यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे शिक्षक बंधु, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी आपके प्रैक्टिस पेपर पर मिलते हैं। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी शिक्षक बंधु बेहतरीन तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता के दुखों का निवारण कीजिए। हम बात करेंगे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी।